हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। तो भाई आज करेंगे हम पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, ओके, और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड टीचिंग मेथड्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। देखो, टीचिंग मेथड्स जो अपने आप में होते हैं ना, जिसमें टीचिंग स्ट्रैटेजीज, टीचिंग मेथड जो है उसकी एक अलग से क्लास ले लूँगी। TM जो होता है, जो साइंस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होगा उसमें, क्योंकि अगर मैं इसके साथ टीचिंग मेथड लूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, वो मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे थे कि टीचिंग मेथड्स वगैरह, तो वो मैं आपकी एक अलग वीडियो ले लूँगी उसकी। ठीक है, अभी जो है मैं कंप्लीट कराऊंगी पेडागोजी ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। मैंने साइंस की करा दी है, आपको EVS की करा दी है, और अभी हम सोशल साइंस की करेंगे। इसके बाद मैथ्स एंड लैंग्वेज, ये दो की रह जाएगी पेडागोजी। इन पेडागोजी वीडियोस के थ्रू आपको क्या जानने को मिल रहा है? आपको बेसिकली जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स है एज पर NCF या फिर NCERT कह लीजिए, और जो आपकी NIOS में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, सेम दिए हुए हैं, क्योंकि NIOS में जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है वो NCF से ही डिराइव किए गए हैं। तो ये मत समझना कि NIOS में कुछ अलग से हुआ दिया होगा। ऑब्वियसली NIOS का डॉक्यूमेंट जो है वो काफी बड़ा है, उसको पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने बैठेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से कुछ यूजफुल हैं, कुछ यूजलेस हैं, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर बेसिकली क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में एम्स पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने एम्स बनाए हैं। साथ ही साथ इन एम्स के थ्रू आपको ये पता आइडिया हो जाता है कि आपको बेसिकली करना क्या है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, है ना। तो ये जरूर कर लें इन चीजों को, और मतलब थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें हैं जो पूछी जा सकती है एग्जाम्स में, तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई है। ऑब्वियसली यहाँ पर रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन क्लास में 4-5 नहीं ले सकती एक ही टॉपिक पर, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 7th से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो यही इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैं वीडियोस में देती रहूंगी, आपको आइडिया हो जाएगा अच्छे से और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो EVS है, EVS जो है प्राइमरी लेवल तक EVS है, उसमें आपकी सोशल साइंस प्लस साइंस मिक्स है, प्लस एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये तीनों उसमें मिक्स हैं। लेकिन जो अपर प्राइमरी होता है, यानी कि आपका 6 to 8 लेवल का है, इस पर भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आप डाइट करें, चाहे BLED करें, चाहे ET कोर्स करें, चाहे JBT करें, आपको 6 to 8 यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन तक डिप्लोमा मिलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 to 8 से बिल्कुल ही आएंगे ना, एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस एंड साइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई सोशल साइंस इज सो इम्पोर्टेंट, है ना। सोशल साइंस सब्जेक्ट जो है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, एज पर NCF जो कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस पर डिस्कशन उसमें किया गया है। तो NCF में कुछ पॉइंट्स जो है वो हाईलाइटेड है ना, कुछ बॉक्स में पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स हाईलाइटेड है। अगर मान लीजिए NCF में किसी चीज के बारे में 6 पॉइंट्स हैं, तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि उन्हीं 6 पॉइंट्स पर क्वेश्चन आ जा रहा है, मतलब उनमें से 3 पॉइंट दे दिए और 1 पॉइंट को अलग दे दिया, फिर पूछते हैं कौन कौन सा ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिकली जो सोशल साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है, जो एज पर NCF बताया गया है, वो मैंने आपके लिए लिखा है। पहली चीज ये बताई गई है, टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी इन विच दे लिव, कि जिस समाज में हम रहते हैं उसको समझना। टू लर्न हाउ सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड, किस तरह से समाज जो है संरचित है, किस तरह से उसका प्रबंधन किया जाता है, किस तरह से उसको शासित किया जाता है। एंड ऑल्सो अबाउट द फोर्सेज सीकिंग टू ट्रांसफॉर्म एंड रीडायरेक्ट सोसाइटी इन वेरियस वीज, साथ ही साथ उन तरीकों से किन तरीकों से समाज को बदलने की, पुनर्निर्देशित करने की कोशिश की जाती है, कौन सी ताकतें इसके पीछे होती है, ये इसलिए हमें सोशल साइंस पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट है टू अप्रिशिएट द वैल्यूज एंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, देखो ये जनरल है, ये जनरल सोशल साइंस हमें क्यों पढ़नी है, ये इसके बारे में बता रहे हैं। अभी प्राइमरी और अपर प्राइमरी का आपको अलग से बताऊंगी कि उनके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो देखो, पहला ये इसमें है कि अप्रिशिएट करना है हमें वैल्यूज को। कौन सी वैल्यूज? जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, यानी कि संविधान में दी गई है। जैसे आपको पता है, जस्टिस न्याय हो गया, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता, फ्रेटर्निटी बंधुत्व, एंड द यूनिटी यानी कि एकता, and integrity of the nation and the building of a socialist, secular and democratic society। तो यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दीजिए। सोशलिस्ट मतलब कि समाजवादी होना चाहिए, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, एंड डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। जो भी हमारे यहाँ प्रियम्बल में जो चीज टर्म्स देखते हैं वो यहाँ पर इंक्लूड की गई है। अगर किसी बच्चे को आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हो तो ये चीजें भी आपको सिखानी है कि वो अप्रिशिएट करें कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, टू ग्रो अप एज एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल एंड रिफ्लेक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, कि आपको, क्योंकि हमें बच्चों को एक्टिव बनाना है, जिम्मेदार बनाना है, और रिफ्लेक्टिव चिंतनशील सदस्य के रूप में उनका निर्माण करना है। तो ये भी एक एम और ऑब्जेक्टिव है सोशल साइंस का। टू लर्न टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, लाइफस्टाइल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, उनको ये भी सिखाना है कि वो ओपिनियंस को, लाइफस्टाइल्स को, कल्चरल प्रैक्टिस को, जो डिफरेंसेस होते हैं, जो उसमें अंतर होते हैं, उनको रिस्पेक्ट करें। यही ना करें कि हाँ भाई हमारा लाइफस्टाइल सबसे अच्छा, ये ओपिनियन नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कि सबको आजादी है, सब अपने अपने तरह का लाइफस्टाइल जी सकते हैं, सबके अपने ओपिनियन है, सबकी अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। टू क्वेश्चन एंड एग्जामिन रिसीव्ड आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस, दैट मीन्स कि जो प्राप्त विचार है, संस्थान है, प्रथाओं पर सवाल उठाने और जांच करने के लिए।
इनको क्वेश्चन भी करना है। मतलब आपको सिर्फ स्टेगनेंट या एक वो कहते हैं ना पानी ठहरा होता है तो वो सड़ जाता है, वाली बात है कि कोई भी सिस्टम में, कोई भी सोशल पर्सपेक्टिव में कोई भी रूल आता है, कुछ भी चीज डोमिनेट करती है तो क्वेश्चन भी करना आना चाहिए कि वो क्यों डोमिनेट कर रही है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। ओके, ताकि आप हर बुरी चीज को क्वेश्चन कर सके, क्रिटिक कर सके, तभी तो आप उसमें चेंज लेकर आएंगे। नेक्स्ट है टू एक्वायर प्लेजर इन रीडिंग बाय प्रोवाइडिंग देम विद एंजॉयबल रीडिंग मटेरियल। अब ये एक अलग, देखो अब वही बात है ना, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है और ये चीज आती तो आप इसको 100% रॉन्ग करके आते, क्योंकि आप कहते हैं तो रीडिंग है, रीडिंग तो लैंग्वेज में होती है, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि सोशल साइंस और साइंस को जो है जब इनकलकेट किया जाता है, इनके मिक्स किया जाता है, और खासकर प्राइमरी स्टेज पे उन्होंने बोला है कि इनके थ्रू हमें लैंग्वेज स्किल्स भी प्रमोट करनी है, क्योंकि जो अभी आजकल एक फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी वाला बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, तो वो एक मिशन चल रहा है, तो उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब ये मत सोचिए कि जो पिछले पेपर में आया था वही आएगा, मतलब लिंक्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, टॉपिक्स वही रहते हैं बट कंटेंट थोड़ा थोड़ा चेंज होता चला जाता है। तो भाई रीडिंग को मतलब प्लेजर, उन्हें रीडिंग में प्लेजर मिले, बेसिकली वो आनंद प्राप्त करे पढ़ने में भी, और उनको इंजॉयबल रीडिंग मटेरियल दिया जाए। इसलिए सोशल साइंस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल साइंस के थ्रू उनको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलती है, सरकार के बारे में, सोसाइटी के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में, तो वो एक इंजॉयबल रीडिंग मटेरियल भी होता है। To undertake activity that will help them develop social and life skills and make them understand that these skills are important for social interactions. उनके अंदर सोशल और लाइफ स्किल्स डेवलप करना। देखो लाइफ स्किल्स 10 लाइफ स्किल्स होती है, इन पर मैं एक अलग से क्लास लूंगी आपकी जरूर, ठीक है, क्योंकि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग और ये सारी चीजें हैं। लाइफ स्किल का भी मुझे क्लास लेनी है, एक्चुअली ये चीजें मैं टॉपिक मैंने कुछ नोट किए हुए हैं उन पर लूंगी। एक आपकी बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, इनकी एक एक क्लास लूंगी मैं, रिविजन क्लास, क्योंकि बिहेवियरिज्म अपने आप में बहुत बड़ा है और उससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं इन पर एक एक क्लास लूंगी। पेडागोजी खत्म करती हूँ फटाफट। दीज स्किल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि सोशल साइंस इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों बच्चों को पढ़ानी है, तो ये एक जनरल चीज हो गई। अब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक चलेंगे। स्पेसिफिक का मतलब है प्राइमरी स्टेज पर देखेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज एट द प्राइमरी स्टेज, मतलब सिर्फ स्पेसिफिकली अगर प्राथमिक स्तर की बात करें तो वहां पर हम सोशल स्टडीज क्यों पढ़ाएंगे। अब देखो आपके पेपर में, क्योंकि प्राइमरी स्टेज और अपर प्राइमरी दोनों इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस स्पेसिफिक पर है कि स्पेसिफिक स्टेजेस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्राइमरी स्टेज पर क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए सोशल स्टडीज पढ़ाने के, तो वो आपको बताना है बेसिकली प्राइमरी स्टेज पर। टू डेवलप इन द चाइल्ड स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। पहला ये आपकी ईवीएस का भी है, याद रखना ईवीएस में भी इसको इंक्लूड किया गया है। आपकी ईवीएस में साइंस और सोशल साइंस दोनों के जो प्राइमरी स्टेज के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इंक्लूड कर दिया गया है, फिर बताया गया। तो कंबाइंड ईवीएस का पूछा जा सकता है या फिर साइंस का अलग से और सोशल साइंस का अलग से, तो याद रखिएगा। तो ऑब्जर्वेशन यानी कि निरीक्षण, अवलोकन करना, पहचानना और क्लासिफाई करना, ये स्किल्स बच्चों के अंदर हमें डेवलप करनी है। बेसिकली कॉम्पिटेंसीज होती हैं, दक्षताएं होती हैं, तो इनमें हमें बच्चों को दक्ष बनाना है। To develop in the child a holistic understanding of the environment with emphasis on the interrelationship of the natural and social environments. Again ये भी EVS का एक है, क्योंकि प्राइमरी स्टेज पे EVS के इन्होंने दिए गए हैं। जो सोशल साइंस वाले हैं वो सोशल साइंस में लिख दिए हैं, जो साइंस वाले हैं वो साइंस में लिख दिए हैं। तो प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के अंतर संबंध को देखना, उस पर जोर देते हुए बच्चे में पर्यावरण की समग्र, मतलब उसके अंदर एक जो कहते हैं ना होलिस्टिक अप्रोच के साथ उसके अंदर समझ विकसित करनी है हमें पर्यावरण की, कि वो पर्यावरण से हर चीज को जोड़कर पढ़ना सीखें। बच्चों को सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना, जो भी सोशल इश्यूज होते हैं, चाहे वो जेंडर को लेके, कास्ट को लेके, है ना, माइनॉरिटी को लेके, जो भी है, और उनमें अंतर और विविधता के प्रति सम्मान विकसित करना, ठीक है, और उनके अंदर मतलब बेसिकली डाइवर्सिटी को लेकर और डिफरेंसेस को लेकर उनके बीच सम्मान आए। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात है तो वो सारी चीजें, ओके, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। तो याद कर लीजिए इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करेंगे अपर प्राइमरी की। सो अपर प्राइमरी के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि 6 to 8 के। फर्स्ट है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अर्थ एज द हैबिटेट ऑफ ह्यूमन काइंड एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। बेसिकली देखो यहाँ पे कितना पर्टिकुलरली ये अर्थ के बारे में दिया गया है। अगर सिर्फ अर्थ की बात करेंगे हम यहाँ पर, यानी कि पूरी पृथ्वी के बारे में आपको समझ विकसित करनी है, जिसमें मानव जाति है और जीवन के अन्य रूपों के आवास हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है टू इनिशिएट द लर्नर इनटू अ स्टडी ऑफ हर ओन रीजन, स्टेट एंड कंट्री इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट। क्योंकि हमें पता है कि 6th में जो है आपका डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, ज्योग्राफी अलग, सिविक्स अलग, तो यहाँ पर उनको मिलाकर ही प्रॉपर दिया गया है। तो बेसिकली अपने खुद के रीजन को समझना, उस अपने स्टेट को, अपने राज्य को समझना, अपनी कंट्री को समझना एक ग्लोबल कंटेक्स्ट में, यानी कि पूरे ग्लोबल कंटेक्स्ट से जोड़ कर देखना, वैश्विक समझ बनाना। ये नहीं कि सिर्फ स्टेट में ही रह जाना, बल्कि उसको कनेक्ट करना वर्ल्ड से, वहां पर उसकी क्या पोजीशन है, वर्ल्ड के हिसाब से चीजों को देखना। ओके, सो ये हो गया एक ऑब्जेक्टिव। उसके अलावा 2 ऑब्जेक्टिव और हैं।
पहला है थर्ड है टू इनिशिएट द लर्नर इनटू द स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट, यानी कि यहाँ पर हिस्ट्री की बात की गई है विद रेफरेंस टू द कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगेन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स में वर्ल्ड यानी कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव से मैच करके बताया गया है इंडिया की पोजीशन को। तो यानी कि हमें अगर आप अपर प्राइमरी पे देखेंगे तो यहाँ पर बच्चे का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है ना। प्राइमरी में जहाँ वो अपने ही एनवायरमेंट में उलझा हुआ है उसको यहाँ पे थोड़ा सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखना है। तो बेसिकली इंडिया की हिस्ट्री को एक तरह से एक्सप्लोर करना है और जो आज की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, समकालीन विकास हो रहा है, साथ ही साथ वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है उनके साथ इसको मिक्स करना है। तो इंट्रोड्यूस द लर्नर टू द फंक्शनिंग एंड डायनेमिक्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, अगेन जो ये आपकी लोकसभा विधानसभा जो भी है इनके बारे में, एंड प्रोसेस ऑफ द कंट्री का प्रोसेस कैसे होता है। दिस इज अबाउट द पॉलिटिकल साइंस। तो हर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इनका हर एक ऑब्जेक्टिव बना दिया है। तो ये जिस्ट है प्रॉपर आपको ये देखना है, ठीक है। तो ये अपर प्राइमरी के हैं। देखो अपर प्राइमरी का ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तो वो प्राइमरी वाले नहीं देंगे, वो इनमें से देंगे और हो सकता है एक प्राइमरी का भी दे दें। उस टाइम पे आपको प्राइमरी वाले को गलत करना है और अपर प्राइमरी वालों को ठीक करना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से अटेम्प्ट करना अगर आता है तो ऐसा, ठीक है। अब देखो कुछ नोशंस मतलब कुछ परसेप्शंस हैं, यानी कि मिसकंसेप्शंस भी कह सकते हो आप सोशल साइंस के बारे में। कुछ मिथ्स चलते हैं, वो कौन कौन से मिथ्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके बन सकते हैं कि क्या क्या सोशल साइंस के बारे में मिथ्स हैं या फिर प्रिवेलिंग परसेप्शंस हैं कि यहाँ पे पहले से बायस्ड एक चीज चल रही है जो सोशल साइंस के बारे में। पहले ये बताई गई है एनसीएफ में कि जो सोशल साइंस है उसको एक नॉन यूटिलिटी सब्जेक्ट समझा जाता है। जैसे मैं भी, मेरे पास 12th में साइंस थी ऑफ कोर्स, और मेरी भी उस टाइम पे सोच थी कि साइंस वाले बच्चे ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं जो भी है व्हाटएवर, है ना। तो मैंने भी खुद बायोलॉजिकल मैथ्स विद बायोलॉजी लिया था, मुझे सोशल साइंस नहीं चाहिए थी और मैंने आगे फिर उसको कंटिन्यू नहीं किया। वो आफ्टर कॉलेज जो चीज़ें बदल गई वो अलग चीज़ है। खैर, तो ये एक साइंस के, सोशल साइंस के बारे में पर्सपेक्टिव बना दिया जाता है या फिर हम कहें कि बन जाता है, क्योंकि हम आसपास की चीज़ों को देखते हैं। इवन पेरेंट्स भी आपको फोर्स करते हैं कि नहीं साइंस में जाना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये इन चीज़ों को ज़्यादा वो दी जाती है, मतलब इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो पहला कंसेप्शन ये है कि नॉन यूटिलिटी सब्जेक्ट इससे कुछ नहीं होता। लेकिन इसका एक बेस्ट एग्जांपल तो देखो जब लोग आईएएस बनते हैं, ठीक है, आईएएस के उसमें देखो आप, जीके में देखो या किसी भी चीज में देखो, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। और इवन आईएएस के इंटरव्यू में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जितने आपके नॉर्मल सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। सो ये नॉन यूटिलिटी सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इसकी भी यूटिलिटी है, मतलब ये भी उपयोगी सब्जेक्ट है। ये एक मिसकंसेप्शन है इसके बारे में नॉन यूटिलिटी का, लेकिन आपको याद रखना है इट इज अ कह सकते हैं यूटिलिटी सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, देयर इज अ वाइड स्प्रेड बिलीव दैट सोशल साइंस merely ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन एंड इज टू सेंटर्ड ऑन द टेक्स्ट विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेमोराइज फॉर एग्जामिनेशन। फिर एक सेकंड नोशन ये आता है कि सोशल साइंस में क्या होता है, बेसिकली आपके सामने कुछ मटेरियल, आपको रट्टे मारने हैं। यार पोल साइंस में तो सब पास हो जाएंगे, हिस्ट्री में तो सब पास हो जाते हैं, रट्टे तो मारने। वो एक, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, जबकि आपको भी पता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, सोशल साइंस, ज्योग्राफी जो भी पढ़ते हैं आप, उसमें आपको पता है कि समझ होनी बहुत जरूरी है। आप लोग ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपको इसमें समझ डेवलप करनी है। अगर रट्टे ही मारने तो आप भी एनआईओएस और एनसीएफ पढ़ लेंगे, लेकिन क्योंकि मैं आपको यहाँ पर चीजें समझा रही हूँ हर एक चीज को लेकर, दैट मीन्स कि इसमें भी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो समझ के पढ़ने वाला सब्जेक्ट है ये भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेमोराइज्ड है। लेकिन ये भी एक नोशन बना हुआ है कि सोशल साइंस में जस्ट आपको फैक्ट्स को या चीजों को रट्टा मारना पड़ता है और फिर वही पेपर में लिख देना होता है। जबकि साइंस के सब्जेक्ट की बात करें, मैथ्स की बात करें, तो वहां पे बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, वहां पे खुद कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें हैं। तो ये भी एक परसेप्शन बना हुआ है सोशल साइंस के बारे में। नेक्स्ट है कि देयर इज अ परसेप्शन दैट नॉट मेनी डिजायरेबल जॉब ऑप्शंस आर ओपन टू स्टूडेंट्स स्पेशलाइजिंग इन द सोशल साइंस। फिर ये माना जाता है कि अगर आप सोशल साइंस लेते हैं तो आपके पास ज़्यादा जॉब के ऑप्शंस नहीं होते हैं, बट ये मैं पर्सनली बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सोशल साइंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। मोस्टली जो टॉपिक्स होते हैं सोशल साइंस से ज़्यादा वो होते हैं ना। मैथ साइंस इज इंपॉर्टेंट, लेकिन 10th तक तो हर कोई मैथ्स पढ़ता है ना, वैसा ही आपको बेसिक आता है तो फिर भी आप मैथ्स और वो कर सकते हैं। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है इसके बारे में कि भाई जॉब ऑप्शन नहीं मिलते आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट लेने के बाद। तो ये एनसीएफ में मेंशन किए गए हैं। ओके, एनसीएफ 2005 में ये नोशंस मेंशन किए गए हैं। मुझे लगता है क्वेश्चन कभी करना कभी बन सकता है। तो ये 3 मिसकंसेप्शन आपको याद रखनी है। मतलब कि ये मिसकंसेप्शन है, ये ठीक बातें नहीं है, ये तो र्यूमर्स टाइप होते हैं ना, वो चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड्स एंड अप्रोचेस की। सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए आप कौन कौन सी अप्रोचेस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ही मेथड्स लिखे हैं, सारे ही इसके यूज होंगे, ठीक है, क्योंकि सोशल साइंस की बात हो रही है। तो पहला है, मैं यहाँ पे ज्यादा इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मेथड्स की मुझे अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर मेथड की अपनी कुछ क्वालिटीज होती हैं। पहला है रोल प्ले। रोल प्ले आप जानते ही हैं, मान लीजिए आप ईवीएस में सोशल साइंस में आप पढ़ा रहे हैं, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप रोल प्ले करा सकते हैं। यहाँ पर
को पब्लिक बना सकते हैं, को नेता बना सकते हैं, जो भी है। रोल प्ले हो गया और आपका ड्रामेटाइजेशन हो गया, ये थोड़े से ऑलमोस्ट सेम सेम सी हो जाते हैं। ड्रामा मतलब ड्रामा में ऑब्वियसली आपको डायलॉग्स और ये सब लिखने पड़ते हैं। रोल प्ले में थोड़ा सा फ्री हो जाते हो आप, कि आपको ज्यादा डायलॉग्स रटने की जरूरत नहीं होती है। फिर प्रोजेक्ट मेथड, आप प्रोजेक्ट दे सकते हो किसी भी चीज के ऊपर। सपोज आपने रिवर्स ऑफ इंडिया के ऊपर प्रोजेक्ट दे दिया, या फिर आपने सॉइल के ऊपर प्रोजेक्ट दे दिया, मिट्टी के ऊपर प्रोजेक्ट दे दिया, इस तरह से। कोऑपरेटिव लर्निंग का आपको पता ही है कि कोऑपरेटिव लर्निंग में हमारे ग्रुप्स बनते हैं, ग्रुप में हम काफी चीजें सीखते हैं, जैसे एक दूसरे से लर्न करते हैं, एक दूसरे को पर्सपेक्टिव को सीखते हैं। साथ ही साथ कोऑपरेटिव लर्निंग में एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, कि बंदे की अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, साथ साथ उसको ग्रुप को भी लेकर चलना होता है। असेसमेंट दोनों लेवल पर यहाँ पर होता है। कंसेप्ट मैप क्या होते हैं ये आई थिंक आपको पता होंगे। मान लीजिए आपको ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट मैप बनाना है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का बनाना है, तो आपने ऐसे बना दिया। फिर आपने इसके टाइप्स बना दिए यहाँ पर। मान लीजिए आपने लिख दिया वाटर हो गया, एयर हो गया, और ये आपका हो गया लैंड हो गया। फिर अदर सोर्सेज, मतलब अदर देन दिस, ये बना दिया आपने कि भाई एनिमल के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर वाटर और एयर में क्या कॉमन चीजें हैं, चीपेस्ट कौन सा है, इस तरह से आप मैपिंग करते गए। ये कंसेप्ट मैप होता है। मतलब एक कंसेप्ट को समझने के लिए आप एरोज का, बॉक्सेस का, इनका यूज कर रहे हैं। टीचर्स यूज करते हैं इसको ब्लैक बोर्ड पर, या फिर आजकल तो स्मार्ट बोर्ड पे आप डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं कंसेप्ट मैप्स, और ये मैप्स बना के आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वेरी नाइस अप्रोच फॉर सोशल साइंस। देन क्रिटिकल पेडागोजी। देखो क्रिटिकल पेडागोजी का मतलब क्या होता है। क्रिटिकल मीन्स एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण के हिसाब से जब आप शिक्षा शास्त्र को देखते हैं, बेसिकली यहाँ पर बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दी जाती है कि जितने भी सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, या फिर और दूसरे लेवल्स पर जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में बच्चे क्रिटिकली सोच पाए। अगर हम मानते हैं कि भाई डेमोक्रेसी में जो नेता चुना जाता है, ठीक है, उस नेता को किस बिहाफ पर चुना जाता है, कुछ एलिजिबिलिटी होती है लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होती है, तो बच्चों को ये एक टॉपिक दिया जाता है, इशू दिया जा सकता है, जिसपे वो डिस्कस कर सकते हैं, है ना। और इस डिस्कशन के लिए एक डेट फिक्स की जा सकती है, टाइम फिक्स किया जा सकता है, एक डिस्कशन हो सकता है। फिर आप इस प्रॉब्लम को क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं कि कितना ठीक होगा अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगा दें नेताओं के लिए भी, कि अगर इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके खिलाफ कोई केस नहीं होना चाहिए, तभी वो नेता बनेगा, तो ना, तो ताकि वो प्रिवेलिंग सिचुएशंस को चैलेंज कर पाए, उन इश्यूज को रेज कर पाए जो एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक हो रहे हैं सोसाइटी के लिए। ओके, ये क्रिटिकल पेडागोजी होती है। देन आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगेन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम दी जाती है बच्चे को, और बच्चों को उसके वेरियस पॉसिबल सॉल्यूशंस को निकालने का यहाँ पर चांस दिया जाता है। अगेन इट इज अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, तो यहाँ पर भी बच्चों को बहुत मौका मिलता है, फ्रीडम मिलती है कि वो एक प्रॉब्लम के बारे में डिफरेंट सॉल्यूशंस को सोच पाए। फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब कि बच्चों को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, पर्टिकुलर किसी अधिगम को कराना है आपको, तो एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना। सपोज आप एनिमल्स के बारे में बता रहे हैं तो जू ले गए, अगर आपको फील्ड के बारे में, खेतों के बारे में बताना है तो आप बच्चों को फील्ड में ले गए, फार्मर्स के बारे में बताना है तो फार्मर से मिलवा दिया, फैक्ट्री दिखा दी, तो ये सारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। इसके साथ ये फील्ड ट्रिप भी कहला सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस का मतलब होता है एक्सपीरियंस दे रहे हैं किसी ना किसी चीज का। फील्ड ट्रिप का मतलब आप एक्चुअली ट्रिप पे जा रहे हैं और वहां पे स्टडी, ऑब्जर्वेशन, सारी मेथड्स यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में गए हैं, फैक्ट्री वर्कर्स की सिचुएशन जानने के लिए, है ना, किस तरह से वो काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कपड़ों की मिल में गए हैं आप, कि कपड़े किस तरह से बनते हैं, कैसे फैब्रिक प्रोड्यूस किया जाता है, इस तरह से। नरेशन या स्टोरी टेलिंग में किसी इंसिडेंट को जब आप किसी चैप्टर में पढ़ते होंगे, है ना, जैसे डाइवर्सिटी 6 क्लास की बुक्स आप देखेंगे तो डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में भी आप देखेंगे कि वहां पे नरेशन दिया गया, स्टोरी टेलिंग वगैरह दी गई है, जिसके थ्रू सिचुएशन समझाने की कोशिश की गई है। डिस्कशन मेथड, अगेन डिस्कशन में यही होता है कि एक टॉपिक होता है जिस पर आप डिस्कस करते हैं। मैप बेस्ड लर्निंग, जब आप मैप्स के थ्रू लर्निंग कराते हैं, क्योंकि सोशल साइंस में मैप लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये कुछ मेथड्स हैं, जो मेथड्स और अप्रोचेस हैं जो कि आपके सोशल साइंस में यूज की जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये थी पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस की क्लास, और बाकी क्लासेस में कंटिन्यू तो हुई, आजकल रिवीजन क्लासेस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। केवीएस वाले थोड़ा सा प्लीज़ आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी जब तक आपके वैकेंसीज नहीं आती, आप पुरानी वीडियोज़ को देख लें। केवीएस की जो पेडागोजी एक्सपर्ट सीरीज चल रही थी वो कंटिन्यू होगी आफ्टर डीएसएसबी एग्जाम्स। अगर बीच में मौका मिला तो बीच में भी कराऊंगी। एंड वन मोर थिंग कि एक मॉक टेस्ट लेने की सोच रही हूँ मैं डीएसएसबी का, जब भी आपका एग्जाम होने वाला होगा उससे जस्ट थोड़ा सा पहले, 3-4 दिन पहले या 2-3 दिन पहले, यानी कि 100 मार्क्स का आपका एक मॉक टेस्ट होगा। ओके, दिस मॉक टेस्ट विल इंक्लूड 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, और ये साइकोलॉजी के, पेडागोजी के जो है मिक्स होंगे, 20-20 के सेट्स होंगे। लेकिन मैं एक ही वीडियो अपलोड करूंगी इसकी, ठीक है। आपकी वो लाइव तो नहीं होगी बट प्रीमियर होगी, जिसमें आपको लाइव दिखेगा, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और अपना स्कोर चेक करेंगे उसके साथ। ओके, इसकी मैं सूचना आपको 2 दिन पहले दे दूंगी ताकि आप लोग प्रिपेयर कर लें। मतलब 7 तारीख को पहला शिफ्ट का एग्जाम है, तो अब मैं मान सकती हूँ कि 5 तारीख के करीब, 4 या 5 को ये टेस्ट हम लेंगे।
और इस पर काम कर रही हूँ, क्वेश्चन अच्छे से अच्छे लेने की कोशिश कर रही हूँ, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छा मिले, पर उसमें टाइम लगेगा। तो 100 क्वेश्चन का ये टेस्ट जरूर होगा, इसकी तैयारी कर लेना आपने, ठीक है। ओके गाइज, देन thank you for all watching this video and please do subscribe if you are new to this channel. Thank you for watching Gyan IQ.